गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोहित कश्यप में, जहां पर हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। और आज हम बात शुरू करेंगे वहीं से जहां हमने बात रोकी थी, यानी कि लेक्चर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट पर हम चर्चा कर रहे थे, जहां पर 2 लेक्चर हो गए थे इस चैप्टर के, लेक्चर 1 लेक्चर 2, जहाँ पर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग, ग्रोथ और उसके अप्रोचेस हमने की, और भी जो भी कंसेप्ट्स थे ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर वो किए। आज इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर नंबर 3 को देखने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ज़रूर देखें। तो मैं बताना चाहूँगा आपको सबसे पहले कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको मिलेंगे 2 लेक्चर जो इससे पहले हुए थे, उसके लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा। दूसरा एक लिंक मैं आपको दूंगा जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपके जो भी लास्ट लेक्चर होगा, हर चैप्टर का लास्ट लेक्चर, जहाँ पर मैं उस लेक्चर के अंदर लिंक दूंगा अपने ब्लॉग का, जिस ब्लॉग में मैंने क्वेश्चंस बैंक बनाए हैं। और वो क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं, एक कह सकते हैं कि हमने एम्पेरिकल स्टडी की है, एनालिसिस किया है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर एक चैप्टर के हम ब्लॉग में बनाएंगे। और मैंने ब्लॉग का लिंक आपको इस वीडियो के लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस पर क्लिक करें तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो हमेशा सीबीएसई बोर्ड में हमेशा आएंगे, उस क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं आएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर के अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन तैयार करने हैं तो उन क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये 3 मैंने 4 टॉपिक आज लिख दिए हैं। ये 4 टॉपिक आज हमें को करने हैं। इससे पहले लेकिन मैं आपको बता दूं और क्या क्या है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में। एक मैंने आपको लिंक दिया होगा जिसमें इंटरनेशनल कंपैरिजन, जहां पर हम टॉपिक पढ़ेंगे तो यूएनडीपी की, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बना रही है, ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करती है इंटरनेशनल लेवल पर अथॉरिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उस लिंक पे जाएंगे तो आपको पूरे 189 कंट्रीज़ का जो डाटा है वो आपको मिल जाएगा कि कौन सी कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कौन सी रैंक पर है। मैं उसको बताऊंगा आपको कैसे यूज़ करना है। जब हम इंटरनेशनल कंपैरिजन पढ़ेंगे तो मैं आप उसकी चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आज हमारे जो टॉपिक हैं वो ये 4 टॉपिक हैं। ठीक है, और इन टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हर एक चैप्टर का लास्ट लेक्चर आपको क्वेश्चंस जो है वो अटैच कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, पहली चीज़। और फर्स्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और फर्स्ट लेक्चर में उस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको देखने के लिए। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, आप अगर सारे लेक्चर देखेंगे तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड होगा और उस चैप्टर की जो डेप्थ है वो आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये 4 टॉपिक, और इन 4 टॉपिक के साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कि किस तरह से हम मापन करते हैं और मापन की क्या क्या विधियां हैं, कौन सी चीज हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है और ये किस प्रकार से इससे भिन्न है। इसके बाद इंटरनेशनल कंपैरिजन और कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि पहला टॉपिक है हमारा ह्यूमन मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में कि मानव विकास का मापन। मानव विकास का मापन हम कैसे करते हैं। तो देखिए,
पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ जब भी हम नापते हैं, कोई भी चीज़ मेज़र कर रहे हैं, तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें कि अगर हमें इकोनॉमी ग्रोथ नापनी है, इकोनॉमी ग्रोथ को मेज़र करना है, तो कुछ उसके इंडिकेटर्स होंगे कि हम उसकी पर कैपिटा देखें, हम उसकी जीडीपी देखें, हम उसकी जीएनपी देखें, हम उनकी पीपी देखें, ठीक है, हम उनका पर कैपिटा इनकम देखें, सीपीआई देखें, तो या नेशनल इनकम देखें। तो कुछ कुछ मेज़र इंडिकेटर्स होते हैं जब भी हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, मेजरिंग इंडिकेटर्स। तो इसी प्रकार से मानव विकास के भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जिसके आधार पर हम किसी भी देश को उस मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में निम्न या फिर उच्च स्थान पर रखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम उसको लोएस्ट एंड हाईएस्ट रैंक देते हैं। तो उस रैंक को निर्धारित करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, मापन के लिए 3 चीजें दे रखी हैं। मापन के लिए 3 इंडिकेटर्स दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले है स्वास्थ्य, उसके बाद है, सबसे पहले क्या है, स्वास्थ्य है, उसके बाद है शिक्षा, उसके बाद है संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच, एक्सेस टू रिसोर्सेस, एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। ये 3 मापन के कह सकते हैं, आप इन्हें सूचक कह सकते हैं, इंडिकेटर्स कह सकते हैं, ठीक है। और या हम इन्हें कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड जो यूएनडीपी ने बनाए हैं नापने के लिए। देखिए कैसे नापते हैं, इसको हम समझते हैं, बहुत आसान शब्दों में इसको समझेंगे। देखिए 3 चीज मेजर हैं। अब स्वास्थ्य के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, एट द बर्थ टाइम, एट द बर्थ टाइम, कि जीवन जब जन्म हुआ, कोई भी जब शिशु का जन्म हुआ, तो उस वक्त उस देश का जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में क्या होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज ईयर ऑफ लाइफ, की औसतन एक व्यक्ति कितना जीता है, ठीक है ना, देश में कितना जी रहा है। अब कितने वर्ष जीता है, ये वहां के उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर करता है। ना केवल स्वास्थ्य सुविधाओं पर, बल्कि उस स्वास्थ्य सुविधाओं तक प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग तक की पहुंच, ये सब निर्धारित करती है, ठीक है। ये मैं केवल एक पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात कर सकते हैं। दूसरा, और भी इस हेल्थ में ही बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, इस हेल्थ में ही बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये मेजर करेंगे कि हम किस हिसाब से इसको स्कोर करें। आप 2-3 चीज समझिए। देखिए, हमेशा जो इनका रेशियो आएगा, जैसे 1/3 हम इसको वेटेज देंगे, 1/3 इसको वेटेज देंगे, 1/3 इसको वेटेज देंगे, ठीक है। 33.3%, 33.3 और 33.3, यानी 1 जो स्कोर टोटल आएगा वो 1 आएगा। यानी हम इसको कह सकते हैं वेटेज मीन। आपने 10th क्लास में अगर पढ़ा होगा तो एक वेटेज मीन होता है, भारित माध्य जिसे हम कहते हैं। तो इन इंडिकेटर्स को कुछ स्कोर दिया जाता है। जैसे भाई इस पूरे हेल्थ इंडिकेटर्स का मान लीजिए डॉक्टर पेशेंट रेशियो, डॉक्टर और पेशेंट्स रेशियो इसमें हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी डिस्पेंसरी कितनी है, नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितने हैं, डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो। तो इसमें हेल्थ के अंदर ही बहुत सारे और अन्य इंडिकेटर्स होते हैं जिसके हिसाब से हम इनको स्कोर करते हैं। इसका मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी वहां पर स्कोर
ज्यादा दिया जाएगा, यहां पे इसको स्कोर ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जहां पर 90 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 90 वर्ष जी रहा है और एक देश में 60 वर्ष जी रहा है, तो 90 वर्ष वाले को ज्यादा अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार डॉक्टर पेशेंट रेशियो कितने कि 1000 जनसंख्या पर डॉक्टर्स कितने हैं, समझ रहे हो कि कहीं पर 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर है, कहीं पर 500 की जनसंख्या पर ही एक डॉक्टर है। तो जो 500 की जनसंख्या पर ही एक डॉक्टर होगा तो उसका स्कोर ज्यादा बेटर होगा। ठीक इसी प्रकार क्या है कि प्राइमरी डिस्पेंसरी, प्राथमिक हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, सर्जरी पॉइंट्स, तो ये सारे के सारे हम हेल्थ के इंडिकेटर्स में लगाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम देखेंगे शिक्षा, एजुकेशन के हम मामले में हम क्या बात करते हैं कि एजुकेशन को भी हमने कितना दिया है, 1/3 दिया है। ठीक है, तो यहां पर कौन सी जो हेल्थ है उसकी कितनी फैसिलिटीज किन किन लोगों को प्राप्त हो रही है और क्या गुणवत्ता, क्या क्वालिटी है इस पूरे हेल्थ सेक्टर पर। तो अब हम एजुकेशन की बात करें। एजुकेशन में हम जैसे बात करेंगे कि अडल्ट लिटरेसी रेट कितना है, कितना अडल्ट लिटरेसी रेट क्या है, अडल्ट लिटरेसी रेट क्या है भाई, कि कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षरता दर प्राप्त कर रही है या साक्षर है। ठीक है, कि भाई 80% है, 90% है, जैसे केरल 99 और 98% है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कौन से देश ज्यादा साक्षरता दर है, किस में कम साक्षर, उसके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, स्कोर देंगे। इसी के हिसाब से हम नंबर ऑफ इनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन या इन प्राइमरी स्कूल, इसके अलावा नंबर ऑफ अडल्ट who can read, write and basic arithmetic they can do। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एजुकेशन के अंदर आने वाले इंडिकेटर्स हैं। ठीक है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये सब क्या हैं, ये सब इंडिकेटर्स हैं, सूचक जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है ना, ये और इन इंडिकेटर के हिसाब से हम क्या करते हैं, स्कोर देते हैं। इन इंडिकेटर्स के हिसाब से स्कोर देते हैं कि भाई नंबर ऑफ एनरोलमेंट कितना हुआ, ग्रॉस एनरोलमेंट कितना हुआ। ठीक, तो ये सारे के सारे शिक्षा या हम कह सकते हैं एजुकेशन में, तो और भी हैं इसके अंदर। ठीक है ना, ये मैंने 2-3 लिखे हैं, आपके एनसीईआरटी में भी कम ही है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे यहां पे था डॉक्टर पेशेंट रेशियो, ठीक इसी प्रकार टीचर स्टूडेंट रेशियो, एक्सेसिबल ऑफ स्कूल। ठीक है ना, कि कितना एक्सेसिबल है, प्रत्येक व्यक्ति से या हर एक स्टूडेंट से कितनी दूरी पर स्कूल है, कितने लोगों की पहुंच है वहां तक, कितने सेकेंडरी लेवल पर जा रहे हैं, कितने हायर सेकेंडरी पे जा रहे हैं। ठीक है, कितना रिसर्च पे खर्च हो रहा है, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं एजुकेशन के, उसके हिसाब से हम यहां पर स्कोर देते हैं। आइए अब नेक्स्ट है एक्सेस टू रिसोर्सेज। यहां पर एक्सेस टू रिसोर्सेज बिल्कुल सीधा है कि परचेजिंग पावर, कि भाई रिसोर्स कितने लोगों के पास है। रिसोर्स का यहां पर सीधा का ये पूरा का पूरा जो इंडिकेटर है ये बिल्कुल इकोनॉमी ओरिएंटेड है, पूरा का पूरा क्या है, इकोनॉमी ओरिएंटेड है। ठीक है, ये दो इंडिकेटर्स हैं, ये 2 सेट ऑफ इंडिकेटर्स हैं, वह कहीं ना कहीं सोशल सेक्टर पर है और ये वाला इंडिकेटर्स है वो इकोनॉमी सेक्टर पर है। जैसे भाई परचेजिंग पावर कितनी है, परचेजिंग पावर का मतलब क्रय शक्ति, हिंदी में क्या है, क्रय शक्ति, कि भाई किसी भी चीज को खरीदने की क्षमता है कितनी, परचेजिंग पावर कितनी है व्यक्ति के पास, पर कैपिटा इनकम कितना है। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी ओरिएंटेड है। संसाधन तक पहुंच का मतलब एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है
कि लोगों के पास रिसोर्सेज एज ए कैपिटल, रिसोर्सेज एज ए पूंजी, जो हम पैसा कह रहे हैं, ठीक है ना। तो थर्ड इंडिकेटर क्या कहता है, संसाधनों तक पहुंच कितने लोगों पर है, संसाधनों की पहुंच कितने लोगों तक है, ठीक है ना। तो थर्ड इंडिकेटर इकोनॉमी ओरिएंटेड है, जिसमें हम परचेजिंग पावर किसी भी सामान को, वस्तु को खरीदने की क्षमता कितनी है, ठीक है। अगर हम बात कर लें, मान लीजिए जहां पर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो सूचकांक है, इंडेक्स है, वो हाई लेवल पे है, मान लीजिए नॉर्वे नंबर 1 पर है, तो वहां पर हम देखेंगे हर एक व्यक्ति की परचेजिंग पावर, कोई भी वस्तु खरीदने की क्षमता ज्यादा है, वस्तुओं को खरीदने की क्षमता ज्यादा है। इसका अपने आप में मतलब यह है कि उसके पास मनी है, पैसा ज्यादा है, आय ज्यादा है, आय के रिसोर्सेज हैं उसके पास, सोर्स ऑफ इनकम है उसके पास। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक्सेस टू रिसोर्सेज। और यहां रिसोर्सेज का मतलब क्या है, रिसोर्सेज का मतलब है पैसा, ठीक है। तो भाई ये 3 इंडिकेटर्स हैं, सेट ऑफ इंडिकेटर्स कहूंगा मैंने, ठीक है ना, ये सेट है इंडिकेटर्स के। तो अब देखिए क्या है, हम अब इनको कुछ कुछ स्कोर देते हैं हम लोग, ठीक है भाई, 9-0, कुछ 5 दिया, 3 दिया, इसको 10 में से 4 दिया, 10 में से 5 दिया, इस तरीके से सब हम इनको स्कोर देते हैं हर एक इंडिकेटर्स को, और ये पूरा का पूरा एक सेट बन जाता है। तो हमेशा जो इन टोटल करेंगे इस पूरे स्कोर का, कि इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो हमेशा 0 से, यहां समझ लो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक होती है, लेकिन उस रैंक का निर्धारण स्कोर के हिसाब से किया जाता है। क्या कहा मैंने, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मैं बार बार बोल रहा हूं, सूचकांक में हमेशा देशों की रैंक आती है, और उस रैंक का निर्धारण हमेशा स्कोर के हिसाब से होता है। स्कोर हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, यानी कि जो देश इस 1 के करीब होगा, वह जो सबसे करीब होगा 1 के, वह रैंक 1 लेगा। जो इस 1 से 0 की तरफ जाता जाएगा, यानी कि जो 0 के जो नियर होगा, वह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में निम्न होगा, ठीक है ना। तो हम यहां पर यह बात करेंगे। तो भाई जैसे कोई स्कोर ला रहा है 0.94 और कोई स्कोर ला रहा है 0.54, तो ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा। रैंक, जिसकी रैंक 1 है वह हाईएस्ट है, जिसकी रैंक 2 है वह इससे कम है, लेकिन 3 से इसकी स्थिति 2 वाली अच्छी होगी, यानी कि रैंक कम हो तो अच्छा है और स्कोर ज्यादा हो तो अच्छा है, ठीक है ना। स्कोर ज्यादा वाला, जितना ज्यादा स्कोर, रैंक उतनी ही कम, तभी आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उच्च स्थान पर होंगे, ठीक है भाई। तो ये तो मेजरिंग पार्ट था हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं। तो ये 3 मैंने आपको इंडिकेटर्स के सेट बता दिए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे, क्या ये विश्वसनीय है। मतलब अगर हम इस सेट को बात कर दें, देखिए मेजरिंग इतना ही है, अब टॉपिक दूसरा शुरू होने वाला है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। पर क्या ये मेजरमेंट एक्यूरेट होगा, क्या इस मेजरमेंट के बिहाफ पर हम किसी भी देश की वास्तविक स्थिति मानव विकास को लेकर करेक्ट होगी? नहीं, इसका जवाब एक टुक है नहीं। क्योंकि ये कंसेप्ट जो है ना, ये कंसेप्ट सारा का सारा कंसेप्ट किस बेस पर है? ये कंसेप्ट बेस है एवरेज पे। सारा खेल एवरेज का है। सारा खेल किसका है? एवरेज का। देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हों और यहां का स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा हो, ठीक है, लेकिन इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी ना हो, या इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी है, परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हो, तो बिल्कुल एक राइट पिक्चर नहीं हम कह सकते, तो ये ज्यादा विश्वसनीय नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी आपको एक औसतन, एक विश्व स्तर पर आपको डेवलपमेंट के
क्या कहते हैं मेज़र करना है, तो उसके लिए आप एक क्या कह सकते हैं कमावेश एक सही तरीका, एक औसतन तरीका निकालते हैं। जैसे हम क्लास में भी निकालते हैं कि एवरेज मार्क्स कितना है। मान लीजिए हमारी क्लास का ज्योग्राफी का एवरेज मार्क्स आता है 94, QI हमारा आ गया 94। तो क्या सभी बच्चों का 94 होगा? नहीं। कई बच्चे 90 वाले हो सकते हैं, कई बच्चे 98 वाले हो सकते हैं, कई बच्चे 100 भी हो सकते हैं। तो एक वास्तविक पिक्चर नहीं दिखा रहा है, बट 94 उस क्लास की एक एवरेज रिप्रेजेंटेशन डिजिट दिखा रहा है। ठीक है ना? द सेम थिंग विद द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड स्कोर, कि ये बिल्कुल वास्तविक, बिल्कुल रियल पिक्चर तो नहीं, बट एक ऑन एन एवरेज डेवलपमेंट की तस्वीर दिखाता है। ठीक है ना? तो यहां पर ये हमारा खत्म होता है ये वाला टॉपिक। इससे अब अगला टॉपिक हम देखेंगे कौन सा, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी है एक। ठीक है ना? हम उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स किस प्रकार से मानव विकास इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक से अलग है। ठीक है ना? हम उस पर बात करेंगे। देखिए, जिस तरह से अभी हमने देखा कि मानव विकास सूचकांक के मापन में हम बार बार बोल रहे थे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी, जीवन प्रत्याशा इतनी है, और इनरोलमेंट नंबर इतना है, पेशेंट इतना है, बार बार हम कह रहे थे, है अफर्मेटिव था। अगला टॉपिक क्या है? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं आया एनसीईआरटी में। ठीक है? तो हम उसको इस हिसाब से पढ़ेंगे, और क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको करने में सक्षम होंगे, तो उतना हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है ना? लेकिन एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, तो हम यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की। देखिए, अभी मैंने क्या कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट मेजरिंग वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि क्या है HDI, क्या बोल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजरिंग में, क्या बोल रहा है, क्या है। बहुत बेसिक बता रहा हूं। ठीक है? कि भाई डॉक्टर पेशेंट रेशियो क्या है, एडल्ट लिटरेसी रेट क्या है, रेशियो क्या है ना, और इनरोलमेंट नंबर क्या है, परचेजिंग पावर कितनी है, क्या है। बट ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स बोलती है क्या नहीं है, क्या नहीं है। ठीक है? क्या है? वो अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। ये उपलब्धियां बताता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बता रहा है? अचीवमेंट बताता है कि क्या क्या अचीवमेंट रही, क्या क्या अचीव किया, क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की। ठीक है ना? क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की। जबकि पॉवर्टी इंडेक्स क्या बता रहा है? क्या प्राप्त नहीं किया, क्या प्राप्त नहीं किया। ठीक है? और बताते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एक और प्रॉब्लम। मैंने एक तो बताया कि वो वास्तविक नहीं है। ठीक है? दूसरा, वह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता है। क्या नहीं बताता? वितरण नहीं बताता है। क्योंकि मैंने पहले क्या बोला कि वो एक एवरेज कंसेप्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट मेजरिंग का क्या है? वो एक औसतन है। जैसे मैंने बोला कि 94 एवरेज था हमारी क्लास का, मान लेते हैं, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एक एवरेज रिप्रेजेंटेटिव डिजिट है। ठीक इसी प्रकार से क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक एवरेज बता रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रहा है। किसी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा है तो ये बिल्कुल बात तय नहीं है कि उस देश के हर एक क्षेत्र में ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। वहां पे उस देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जो बैकवर्ड हो। समझ रहे हो ना? कि क्या यूएस से बहुत ज़्यादा रिच है और हमसे बहुत अच्छी स्थिति में है, और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा है, सोशल सेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वहाँ पर स्लम्स नहीं है? क्या वहाँ पर चोरियाँ नहीं होती हैं? क्या वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? क्या वहाँ पे रेप्स नहीं होते हैं? सब हैं, वहाँ पर भी हैं। ठीक है ना? मगर उसका रेशियो कम है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो हमसे बहुत ज्यादा है, बहुत ऊपर है। बट उसका मतलब ये नहीं कि पूरा अमेरिका, पूरा यूएस से या कोई भी कंट्री जो ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडेक्स में ऊपर है, पूरा का पूरा बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में। लेकिन उसके कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जो क्या है, अनडेवलप्ड हो। तो क्या कहेंगे?
इस HDI मेजरिंग का मापन का एक और आलोचना क्या है, मापन की आलोचना क्या है कि ये वितरण को नहीं बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये कमी थी। बैक टू द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कि भाई ये बता रहा है क्या है और ये बोल रहा है क्या नहीं है। ठीक है ना, ये पहला मैंने बता दिया है। अब ये पॉवर्टी बताएगा, तो इसका मतलब क्या प्राप्त हमने नहीं किया, यानी कि ये बता रहा है वंचनाएं। क्या बता रहा है, वंचनाएं, यानी वंचित जो नहीं है, जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, जैसे कितने प्रतिशत लोग या कितने नंबर ऑफ लोग जो इनरोलमेंट नहीं हो पाए, नंबर ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन दोज कैन नॉट बी इनरोल इन प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है ना, जो इनरोल नहीं हो पाए। और इसमें क्या क्या बताता है, जरा सा हम बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या बताता है। पहला, 40 वर्ष से कम जीवन प्रत्याशा, 40 वर्ष से कम जीवन की प्रत्याशा या जीवन की संभावनाएं। ठीक है ना। दूसरा, निरक्षरता का प्रतिशत कह सकते हैं। और वहां पर क्या कह रहे थे हम, साक्षरता का प्रतिशत। वहां पर क्या कह रहे थे हम, साक्षरता का प्रतिशत। और यहां पर क्या कह रहे हैं, निरक्षरता का प्रतिशत। ठीक है, और क्या हम करते हैं, स्वच्छ या कह सकते हैं प्योर ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता कहां पर उपलब्ध नहीं है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर स्वच्छ पेयजल नहीं है। आपको हम बता दें कि यूएनडीपी के द्वारा जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे हम रोटी कपड़ा मकान कहते थे, उसमें हमने शिक्षा और स्वास्थ्य, WHO ने भी जो स्वास्थ्य जल क्या कहते हैं स्वच्छ जल है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 90% बीमारियां जो हैं वह स्वच्छ क्या कहते हैं गंदे पानी से होती हैं। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो WHO ने क्या करा है, जो फंडामेंटल नीड्स है उसमें स्वच्छ पेयजल को भी जोड़ा है। इसलिए हमने ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में हमने इसको जोड़ा कि स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता, यानी कहां पर उपलब्ध नहीं है। और अल्पाहार प्राप्त बच्चों की संख्या। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, सारे के सारे में कम जीवन वर्ष, जहां पे 40 से कम प्राप्त हो रहा है। निरक्षरता, वहां साक्षरता की हम बात कर रहे थे। स्वच्छ पेयजल अनुपलब्ध, जो नहीं है उपलब्ध, ठीक है ना, अनुपस्थित है। और अल्पाहार, कितने लोगों को अल्पाहार प्राप्त हुआ, वहां पे हम बात करते तो कितने लोगों को आहार प्राप्त हुआ। तो यहां पर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स अपने आप में क्या बता रहा है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या बता रहा है कि ये वंचनाओं को बता रहा है, ये कमियों को बताता है, ये अचीवमेंट्स नहीं बताता है, ये अचीवमेंट्स नहीं बताता है। ऑब्वियसली नाम ही इंडेक्स का क्या है, ह्यूमन पॉवर्टी, मानव गरीबी सूचकांक है। तो हम गरीबी की बात करेंगे, वंचनाओं की बात करेंगे, ठीक है, जो कमियां हैं हम उनकी बात करेंगे। और मानव विकास सूचकांक क्या बताता है, वो विकास बताएगा, हमने क्या क्या प्राप्त किया। तो दोनों में यही अंतर नजर आता है। ठीक है ना। तो ये एक अलग इंडेक्स था जो हम बता रहे थे कि किस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से अलग है। ठीक है ना। तो अब अगला देखिए, मैं आपको बता देता हूं ह्यूमन डेवलपमेंट का कि क्या है और इंडेक्स क्या होते हैं। इंडेक्स कोई भी हम एलिमेंट लेकर बना सकते हैं। और आपको मैं सच बताऊं, ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मेजरिंग, पूरी तरह से वेस्टर्नाइज्ड है। पूरी तरह से इसका वेस्टर्न का प्रभाव दिखाई देता है। क्यों?
क्योंकि जो भी इंडिकेटर्स पढ़ रहे हो, देखिए स्टार्ट जब मैंने किया ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट चेंज over the time, over the space, over the individual. Over the time, over the space, over the individual. तो भाई जब over the time, over the individual change हो रहा है, over the space change हो रहा है मीनिंग, तो क्या लगता है आपको कि प्रत्येक देश के लिए जो इंडिकेटर्स हैं वो सेम रहने चाहिए? जैसे आप देखिए इंडिकेटर्स में हम बात करते हैं कि एजुकेशन की, हम बात कर रहे हैं ना एजुकेशन की। एजुकेशन क्यों चाहिए? पहला क्वेश्चन। अब कोई बोलेगा नहीं मोरालिटी डेवलप्ड होती है, तो क्या जो एजुकेटेड नहीं है वो मॉरल नहीं है? नहीं। फिर कोई बोलेगा इससे रोजगार बनता है। अच्छा, रोजगार बनता है, स्किल्स बनता है। मैंने पहले ही बताया था एजुकेशन और स्किल्स का कोई मतलब नहीं है। भाई कुम्हार बहुत अच्छा फ्लावर पॉट बनाता है, बट वो स्कूल नहीं गया और उसका फ्लावर पॉट 500 रुपये में बिक रहा है। एक लड़का है जिसने बीए किया है, उसके पास नौकरी नहीं है, वो 0 रुपया कमा रहा है, परंतु 10 पॉट बनाता है एक कुम्हार जो 500 रुपये का बिक रहा है, यानी कि एक दिन में 5000 कमाता है, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं गया। तो भाई पैसा किस पे आ रहा है? तो एजुकेशन से पैसा आएगा ही, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई सारा का सारा खेल वेस्टर्नाइजेशन का है। जो भी इंडिकेटर्स बनाए हैं ना यूएनडीपी ने, वो सब वेस्टर्न देशों को मद्देनजर रखते बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। ये कोई राष्ट्रवाद की बात नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल और निष्पक्ष हम बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना इस समय, ये मेरे खुद के थॉट है। क्या लगता है कि भाई अगर हेल्थ में हम नंबर ऑफ पेशेंट्स को जोड़ रहे हैं कि भाई डॉक्टर और इस पे कितने डॉक्टर पे कितने मरीज हैं, एक डॉक्टर पर पेशेंट कितना है, हॉस्पिटल्स कितने हैं, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़, दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं। अच्छा, क्या हेल्थ में योगा नहीं जोड़ना चाहिए? क्या हेल्थ के इंडिकेटर्स में आयुर्वेदा नहीं जोड़ना चाहिए? कि कितने लोग को योगा इंस्ट्रक्टर मिले, कितने लोगों ने योग करके अपने स्वास्थ्य को सही किया, कितने लोगों ने आयुर्वेदिक इलाज करके अपने आप को सही किया। और आज कोरोना वायरस जो कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट सिनारियो में, वहाँ पर हम काढ़ा पी रहे हैं, योग कर रहे हैं, कपाल भारती कर रहे हैं अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए। तो भाई हेल्थ के इंडिकेटर में ये क्यों नहीं जोड़ा कि कोई भी इंडिजीनियस मेथड का भी आप स्कोर दे सकें? भाई एक्वा प्रेशर, एक्वा पंचर चाइना जापान की चीज है, तो जो इंडिजीनियस है, हमारे यहाँ आयुर्वेदा है, पंचकर्मा, आयुर्वेदा, सष्टांग, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम उसको खंगालेंगे अपने ही ग्रंथों को तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, लेकिन हमने उसको नहीं जोड़ा है। क्यों? क्योंकि भाई इंडिकेटर को डिसाइड करने वाले तो वेस्टर्न लोग हैं, यूएनडीपी है, जिसमें बस क्या बताएं। कहीं ये वीडियो अगर वायरल हो गया तो मुझे उठा लिया जाएगा, ठीक है ना। वेस्टर्न के लोग मुझे उठा लेंगे, यूएनडीपी वाले उठा लेंगे। अच्छा, मेरे वाले मापन को तुम क्वेश्चन मार्क करते हो? हाँ, मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा। तुमने आयुर्वेदा को मैंने, क्योंकि आप यूएनडीपी की साइट्स पे जाएंगे और आप देखेंगे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं हेल्थ में, जैसे मैंने तो अभी ये 2-3 बताए और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन वहाँ आयुर्वेदा नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे आपको योगा नहीं मिलेगा, ठीक है। और देखो आयुर्वेद और योगा पे पतंजलि में कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। देखिए इकोनॉमी भी कितना अच्छा रन कर रहे हैं वो लोग। स्वदेश में भी स्वदेशी वाला एक कंसेप्ट है, वो भी चल रहा है, और हमारा पैसा हमारे यहाँ भी रह रहा है, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और बहुत लोगों को इसका लाभ भी मिला है। तो उन चीज़ों को नहीं जोड़ा है, उन चीज़ों को भी जोड़ना चाहिए। और ये केवल मैं अपने देश के लिए नहीं कह रहा, जिस भी देश में कोई इंडिजीनियस हेल्थ को लेकर चीज़ें हैं, जिस भी देश में एजुकेशन को इंडिजीनियस कुछ एक नया कंसेप्ट है, उनको जोड़िए आप।
उसके लिए भी तो स्कोर करिए। या केवल आप बेड, पेशेंट, एलोपैथिक और दवाइयों पर ही चलेंगे जो वेस्टर्न में है? क्योंकि वेस्टर्न ने डिसाइड किया है ना, मेरी हाइट 6 फीट है, ठीक है, मैं डिसाइड करूंगा स्मार्टनेस, हैंडसम के इंडिकेटर्स, और मैं ये डिसाइड कर देता हूं जो 6 फीट का है वही हैंडसम है। तो ये तो आप बायस हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि आपके पास जो फैसिलिटीज है, आपके पास जो चीज अवेलेबल है, आप उसको डेवलप्ड मान रहे हैं, आप उसको इंडिकेटर में शामिल कर रहे हैं, बट हर एक देश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी में एक छोटा सा पॉइंट आता है कि भाई भूटान ने ये काम करके दिखाया। उसने किसको जोड़ा? हैप्पीनेस को। किसको जोड़ा? हैप्पीनेस को जोड़ा है, प्रसन्नता को जोड़ा है, और बहुत सही चीज है। इसी तरीके से हमको भी कुछ नए इंडिकेटर्स, और हमको क्या, हर एक देश को जो भी उसके एक नए कंसेप्ट हैं जो डेवलपमेंट से जुड़े, और प्रसन्नता बहुत अच्छी चीज है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, है ना। तो ये क्योंकि उसने अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को, भाई मैं अगर कोई व्यक्ति या मैं मर्सिडीज में घूम के और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाकर अच्छा स्वास्थ्य ले रहा हूं, अच्छी एजुकेशन ले रहा हूं, मोटा पैसा कमा रहा हूं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, और एक व्यक्ति, भूटान का व्यक्ति, ठीक है, खेती करके और आम के पेड़ पे चढ़ के आम खा रहा है, और वो उसमें बस पूरा मजा ले रहा है, और उससे पूछते हैं क्या आप इस पूरे के पूरे अपनी लाइफ से खुश हैं? वो कह रहा है हाँ, यस आई एम हैप्पी, और बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। तो कौन डेवलप्ड है, वो मर्सिडीज वाला या वो आम के पेड़ पर चढ़कर आम खाने वाला? तो भाई डेवलपमेंट को आप किसी इंडिकेटर्स में मत मेजर करिए, और अगर मेजर कर रहे हैं तो आप उसको अपने तक सीमित रखिए, आप उसको जनरलाइज मत करिए, ठीक है। तो लेकिन ठीक है भाई, औसतन आपको देखना पड़ेगा, तो वही औसत की कहानी चल रही है सारी, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया जा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, और पूरी दुनिया में यही चीजें चल रही हैं, ठीक है। खैर, तो जीएनपी एक दिया गया भाई, प्रसन्नता कितनी है, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा, और अध्यात्म, देखिए खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत सारे, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है। आप 1 करोड़ एक महीना कमा रहे हैं, बहुत अच्छी परचेजिंग पावर। फिर दूसरा क्या था? हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप 90 साल जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर क्या? एजुकेशन, ठीक है, आप डॉक्टर और पीएचडी कर लिया आपने, आप डॉक्टरेट हो गए किसी भी सब्जेक्ट में, है ना, बहुत अच्छी बात है, सब अच्छी बात है। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या आप खुश हैं? 50-60 साल की उम्र में हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब कर लिया आपने, पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं, आपकी औसत आयु भी बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य सुविधा भी है, बटन दबाते हैं तुरंत आपके पास डॉक्टर आ जाता है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं क्या आप खुश हैं, तो ही और सी सेड दैट नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई लाइफ। तो भाई कौन सा डेवलपमेंट? तो ये डेवलपमेंट का कौन सा रूप है भाई? तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुश रहें, ठीक है। कम संसाधनों में भी यदि आप बहुत खुश रह रहे हैं तो वो डेवलपमेंट माना जाएगा। तो भूटान का एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव और बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये मेजरिंग पार्ट था भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, इंटरनेशनल कंपैरिजन पर। इंटरनेशनल कंपैरिजन, ठीक है। इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए देखिए क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई 0 से 1 के बीच में स्कोर आएगा, 0 से 1 के बीच में क्या आएगा? स्कोर आएगा, और इस स्कोर से रैंक बनेगी, ठीक है। जिसका रैंक लोअर रैंक, यानी कि 1 रैंक, यानी कि हाई डेवलपमेंट, ठीक है, और जितना ज़्यादा रैंक उतना ही लोएस्ट डेवलपमेंट। तो इस पूरे के पूरे जब ग्लोबली हम इंटरनेशनल कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम इंटरनेशनल कंपैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रत्येक देश में जो स्कोर है 0 से 1 वाला स्कोर है वो इक्वल नहीं आ रहा है। कहीं पे 0.3 कुछ, कहीं पे 0.9। तो देयर इज ए लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी। और ये नहीं है कि 3 और 9, 3, 4, 0.5, 0.5, 6, 0.7, 0.8। तो इस तरीके से पूरे का पूरा बहुत सारे देश 189 और 198, 189 आई थिंक, तो उन देशों की पूरी लिस्ट है यूएनडीपी की। अब देखिए उसका
जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो ऑफिशियली साइट है, ठीक है। आपकी बुक में तो है ही है, लेकिन आप ऑफिशियली साइट पे जाकर देखें कि कौन से देश का, अपने देश का सर्च करें कि हमारा देश कितनी रैंक पर आया है। 2019 का डाटा है, बिल्कुल एकदम नया ताज़ा करंट अफेयर। तो उसका लिंक मैंने आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक और डिस्क्रिप्शन मिलेगा जहां पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन में क्या हुआ है कि हमने 4 कैटेगरी बना दी हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन में हमने क्या किया है, 4 कैटेगरीज बना दी हैं। एक बनाया है उच्चतम यानी कि हाईएस्ट, जिसमें हमने 0.8 से ऊपर के 0.8 से ऊपर के देशों को लिया है, यानी कि जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर आएगा, यानी कि वो कौन है, हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले देश हैं। अगला क्या है, हाई। अगली हमने कैटेगरी क्या बनाई है, हाई, जो 0.7 से 0.79 के बीच में होगा, जो 0.7 से 0.79 के बीच में होगा, ये क्या होंगे, हाई होंगे। फिर हमने क्या बनाया है, मॉडरेट बनाया है। मॉडरेट में क्या करा है हमने, जो 0.55 से 0.79 के बीच में होंगे, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया है, फिर हमने बनाया है लो, ठीक है। लो में क्या है, जो 0.54 से नीचे होंगे। तो हमने ये 5 कैटेगरी बना दी है, 1 2 3 4 कैटेगरी, ठीक है। कितनी बनाई है, 4 कैटेगरी बनाई है हमने, हाईएस्ट, हाई, मॉडरेट एंड लो, ठीक है। तो ये कैटेगरी है, और ये कैटेगरी क्यों है, क्योंकि वही जो मेजरिंग की थी हमने, स्कोर वाला खेल, ठीक है ना। 3 जो मेजर इंडिकेटर ऑफ सेट्स हैं उनके हिसाब से हम, ठीक है। और हम देखेंगे अब इस वाले में, हम देखेंगे नॉर्वे, क्या है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके के सारे देश आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि हम देखें कि 2019 के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला, जो फर्स्ट रैंक है वो किसकी है, नॉर्वे की है। फर्स्ट रैंक किसकी है, नॉर्वे की है। और दूसरी रैंक किसकी है, दूसरी रैंक स्विट्जरलैंड की है, दूसरी रैंक स्विट्जरलैंड की है। तीसरी रैंक आइसलैंड, तीसरी रैंक आयरलैंड की है। और चौथी ग्रीन, जर्मनी ग्रीन, चौथे पे क्लैश हो चुका है बीच में, चौथे पे क्लैश है जर्मनी और हांगकांग का। चौथी रैंक किस पे है, 2 लोगों की 4 रैंक है, एक है जर्मनी और हांगकांग। अब भाई क्या खेल है, दोनों की 4 रैंक क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोनों का स्कोर इक्वल हो जाएगा। ये यहां पर ध्यान से सुनना है कि जब दोनों का स्कोर इक्वल हो जाएगा, मान लीजिए हांगकांग ने भी 0.8, उसका अगर हम देखें कि उसका है, जर्मनी का कितना था, जर्मनी का है 0.939 और हांगकांग का भी कितना आ रहा है, 0.939। दोनों का स्कोर अगर सेम आता है तो दोनों की रैंक कितनी हो गई, 4-4, ठीक है। लेकिन अगले वाले देश की रैंक 5 नहीं होगी, अगले वाले देश की रैंक कितनी होगी, 6 रैंक होगी, ठीक है। तो सेम रैंक भी हो सकती है, क्योंकि अगर स्कोर सेम आएगा तो रैंक भी हम सेम देंगे। तो ये है, तो हमने, और देखिए ये तो हमने हाईएस्ट बता दिया। अब सीधा हम लोएस्ट पे आ जाते हैं। लोएस्ट पे सबसे लो जो देश है वो नाइजर है। हम देखेंगे अफ्रीका के देश जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत नीचे की स्थिति में है, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन सा है, नाइजर है। उसके बाद सबसे 189 रैंक है उसका, ठीक है। फिर सेंट्रल अफ्रीका है और सूडान है। तो ये सारे के सारे इंटरनेशनल कंपैरिजन था। और ये कम और ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं, ठीक है ना, हम बात करेंगे इस पे कि ये कम और ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं, कि भाई ऐसा क्या कारण है कि नॉर्वे हमेशा ऊपर रहा है, स्विट्जरलैंड ऊपर रहते हैं और जो अफ्रीका के देश हैं वो निम्न रहते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो यही है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये अंतिम जो है हमारा टॉपिक होगा, और हमें देखना है कि कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण, कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण हमारा जो ग्लोबल लेवल पर
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो अनइवन है। तो दूसरी भाषा में हम कहें तो ये फैक्टर जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्पॉन्स कर रहे हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक। देखिए पहला, इसमें 5 फैक्टर मैंने बताए हैं, 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। पहला कारण हिस्टोरिकल है। सबसे पहला जो फैक्टर है ना वो हिस्टोरिकल फैक्टर्स है। पहला फैक्टर क्या है? हिस्टोरिकल फैक्टर। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है? पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। फोर्थ क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। फोर्थ कॉज क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। फिफ्थ रीजन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये 5 फैक्टर है मेजर, और एक और हम लास्ट में ले लेंगे अदर्स, जो इसके अलावा भी हैं। ठीक है, इसमें हम सारा इंक्लूड कर देंगे जो भी आएगा। ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे। जो मेजर फैक्टर्स हैं वो ये 5 हैं। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं और आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे इसको, क्योंकि ये वाले जो फैक्टर्स हैं वो एनसीईआरटी में कहीं कहीं दे रखे हैं और बिखरे हुए दे रखे हैं। सिस्टमैटिक उनका जो कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन और डिस्प्ले वो सही से नहीं हुआ है। बीच बीच में हिस्टोरिकल बोलेंगे, 2 लाइनें लिखी, 4 लाइनें, कुछ और बात, फिर से हिस्टोरिकल, तो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक आपको कराऊंगा। हिंदी में बोल देता हूँ। ऐतिहासिक कारक है, और पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है हिंदी में? व्यय का प्रतिरूप, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीति का अस्थिरता, आय के साधन और संसाधनों का वितरण। ये हिंदी में मैंने बोल दिया, आप इसको लिख लेंगे। अगर जल्दी हो रहा है तो आप इसको पॉज कर करके देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए क्या है। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल रीजन की बात करेंगे। देखो हिस्टोरिकल रीजन किस प्रकार से हमारे संसाधनों किस प्रकार से हमारे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। आप देखिए, जो देश आजाद हुए, 3-4 चीजें यहां पर आप देखेंगे। एक, स्वतंत्रता का ईयर देखो आप। जो देश जितनी जल्दी स्वतंत्र हुए, वह देश जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर आए। जो देश स्वतंत्रता को जल्दी प्राप्त हुए, जैसे हम 1947 में आजाद हुए, 1947 में आजाद हुए, और जो देश 1947 से पहले आजाद हुए होंगे वो हमारे से विकास के क्रम में सामान्यतः आगे होंगे। ठीक है, आज हम चाइना से कंपैरिजन करते हैं, आज हम अपना कंपैरिजन अमेरिका से करते हैं। भाई, कंपैरिजन और तुलना करने से पूर्व आप दोनों देशों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर तो नजर डालिए कि अमेरिका में आज़ादी 1757 और हम 1757 में क्या हो रहे हैं? गुलाम हो रहे हैं, प्लासी का युद्ध, और वो आज़ाद हो रहे हैं। तो यार कहते ना यार, बाहर के देशों में ऐसा है, फॉरेन में, यूएसए में ऐसे थोड़ी होता है, अमेरिका में ऐसा थोड़ी होता है। अब ऐसा ही होता है। अभी जो राइट हो रहे हैं यूएसए में, आप देखिए, वहां तो बहुत एलीट वर्ग है ना, बहुत अमीर लोग हैं ना, और राइट हो रहे हैं। एलीट वर्ग राइट कर रहा है
और ना केवल राइट, चलो राइट एलिड वर्क कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस राइट में शोरूम को लूटा जा रहा है। अमेरिका तो बहुत अच्छा देश था, तो लूट रहे हैं, ये कैसा हो सकता है? ये तो विकासशील और पिछड़े देशों की निशानी है कि राइट हुआ और लूट लिया। अमेरिका कुछ नहीं है, हवा बना रखा है उसको ग्लोबल लेवल पर। इस कोरोना और इस कोरोना ने ना मतलब एक अच्छा काम किया है कि मतलब ये वर्ड बहुत हराश होगा, बहुत ज़्यादा तीखा वर्ड होगा, इस वेस्टर्न वर्ल्ड की ना पोल खोल दी है। इस पश्चिमी देशों की पोल खोल के रख दी है इन्होंने। एक्चुअल में ये क्या थे? केवल एक बॉक्स है, केवल एक गुब्बारा है, इनके अंदर सुई मार दी है कोरोना ने और ये फट गए हैं। ठीक है ना? मैं मानता हूं कि भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन भारत को कभी बहुत बड़ा स्टार नहीं बना। ठीक है, एक औसतन देश माना गया और अच्छी बात, क्या स्टार बनोगे? है ही नहीं। लेकिन तुम हो भी नहीं और स्टार भी बने, कोई फायदा नहीं। समझ रहे नहीं? उनका लिटरेचर, उनकी मूवीज देखो ना, सुपर हीरो आएगा, बचाएगा पूरी दुनिया को। अबे भाई, अमेरिका को तो बचा ले। अमेरिका बच नहीं रहा है, सबसे ज्यादा कोरोना इफेक्टेड वहां है, सबसे ज्यादा कोरोना से मौत वहां हो रही है, राइट वहां हो रहे हैं, दंगे हो गए हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, और वो क्या, व्हाइट हाउस में लाइट को बंद कर दिया गया, और जो ट्रम्प चच्चा हैं वो घुस गए हैं बिल्कुल बंकर के अंदर। अबे भैया क्या चल रहा है भैया? तुम अमेरिका हो, ये है अमेरिका। ठीक है ना? तो बहुत बड़ा अमेरिका को बहुत बड़ा स्टार नहीं बनाना है, और स्टार कुछ है नहीं। 2 मिनट में पता चल गया कि क्या होगा है। हमारे यहाँ दंगे हुए दिल्ली में, वहां पर हमने क्या देखा? दंगाई जो है वो क्या लूट रहे हैं? दुकानें लूट रहे हैं। जाट आंदोलन हुआ हरियाणा में, वहां क्या हुआ? शोरूम को जला दिया गया, वहां पे लूट हुई। तो राइट हो रहा है, लूट हो रही है, और द सेम थिंग विद द अमेरिका कि राइट हो रहा है और लूट हो रही है। तो देयर इज नो डिफरेंस कि भाई आपके लोग भी बहुत ज्यादा शिक्षित और वो नहीं है। तो इतिहास को देखिए आप, कि इतिहास, और आप ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ और आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा इसलिए क्योंकि आप जल्दी आजाद हो गए, आपके पास लोकतंत्र आया, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आया। हम अभी भी राजशाही और वंशवाद और सामंतवाद और बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं। हम अभी कॉलोनियल जो इफेक्ट है उस पर चल रहे हैं, अभी ब्रिटिश हम पर राज कर रहा है। तो कभी भी ना ये मत कहो कि भाई हम अमेरिका में ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। भाई उनका इतिहास और उनकी चीज़ें अलग हैं। अगर एक ही समय पे आज़ाद होते ना, तब हम कंपैरिजन कर सकते थे, और तब भी नहीं करते, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप करिए 1947 के बाद से, प्लस वो देश बताओ जो 1947 में आज़ाद हुआ हो और इतनी जनसंख्या वाला हो और इतनी ग्रोथ कर ली हो। ठीक है ना? बहुत कमियां हैं भारत में, मैं मानता हूं, लेकिन इतनी कमियां नहीं है जितना हम लोग सब बनाते हैं। ठीक है? खैर, तो स्वतंत्रता जहां जल्दी मिल गई, जहां पर फ्रीडम जल्दी आई, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी आया, जहां पर डेमोक्रेसी जल्दी आई, वह देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे हैं। ठीक है? जो कॉलोनियल पीरियड से जल्दी आ गए, मतलब कॉलोनियल पावर से जो जल्दी निकल गए, वो देश डेवलपमेंट में ऊपर होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने जल्दी शुरुआत की तो जल्दी आ गए। जिन्होंने जल्दी शुरुआत की तो वह क्या हुए? वह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर आ गए, और जिन्होंने शुरुआत देर से की तो वो ऑब्वियसली सीधी बात है, वह थोड़ा लेट आए। आप देखिए सबसे नया देश कौन सा है? सबसे नया देश आप देखेंगे दक्षिण सूडान है। सबसे नया देश कौन सा है? दक्षिण सूडान है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी सेकंड लास्ट वही है। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि आपको जो देश जल्दी स्वतंत्र हुए, जहां लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आई, राइट्स मिले, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ज्यादा ऊपर होंगे, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में देशों का शोषण हुआ है। कॉलोनियल पीरियड में इकोनॉमिकल उनका शोषण हुआ है। ठीक है? और जब इकोनॉमिकली शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, तो वो डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो भाई डेवलपमेंट करने के लिए आपको आर्थिक और आपको पैसा चाहिए, लेकिन शक्तिशाली देशों ने आप पर शोषण किया, आपके रिसोर्सेज को यूज किया, आपके ह्यूमन रिसोर्स को यूज किया,
तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो हिस्टोरिकल एक रीज़न है ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रभावित करने में। इसके अलावा पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। क्या? पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, और इसके अलावा आप देखिए 1990 वाले, जब अभी इसमें देख लेते हैं 1990 के जब रूस का विघटन हुआ, ठीक है, उसमें जो देश बने उसमें भी हम देखेंगे कि वो जो देश हैं वो क्या कहते हैं, मिडिल क्लास पे आते हैं। मिडिल क्लास का मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, हाईएस्ट और लो और मॉडरेट। तो आप देखेंगे 90s वाले, जो 90s में देखो, हम तो 47 में आज़ाद हुए, हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा थी, लेकिन जो 90s में हुए वो भी लो या मॉडरेट में ही आ रहे हैं, ठीक है। जिनको आज़ादी जल्दी मिल गई वह ऊपर आ रहे हैं। अफ्रीका के देश 40 और इसमें ही आए, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी और भी बहुत कारण है, मतलब ये कारण है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो अफ्रीका का भी यही सीन था कि वो भी 50s और 40s में आज़ाद हुए, वहाँ पर वो इसीलिए वो लोएस्ट और लो में, लोएस्ट या क्या कहते हैं, लोअर और मॉडरेट वाले इंडेक्स में आ रहे हैं। अब आते हैं हम पैटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सीधा सीधा हिसाब है। देखिए, आप एजुकेशन पे खर्च करेंगे और हेल्थ पे अगर खर्च करेंगे आप लोग, जिस देश में अपने बजट का बड़ा रेशियो, एक बहुत बड़ा प्रतिशत सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट होता है, वह देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर रहेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि जहां आप सोशल सेक्टर पे खर्च करते हैं, जहां आप सोशल सेक्टर पे खर्च करेंगे तो एजुकेशन और हेल्थ आपकी सुधरेगी ही। हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, अपने हेल्थ सेक्टर पे उतना खर्च नहीं करते हैं जितना वेस्टर्न कंट्रीज करती हैं, क्योंकि वह इकोनॉमिक ग्रोथ को सैचुरेशन पॉइंट पे ला चुके हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ उनका अच्छा खासा हो चुका है। तो अब उनको जरूरत किसकी है? सोशल सेक्टर को अच्छा करने की। तो वो एजुकेशन पे और हेल्थ पे ज़्यादा खर्च कर पाते हैं। लेकिन हम लोग अभी, हमें बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो पाती, तो एजुकेशन पे आप देखेंगे उतना खर्च नहीं हो पाता है, हेल्थ पे उतना खर्च नहीं हो पाता है। तो हम लगातार कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मीडियम या फिर लोअर लेवल पर, निम्न श्रेणी में बने हुए हैं, ठीक है। कुछ देश जो सोशल सेक्टर पे ना खर्च कर डिफेंस पे अगर खर्च कर रहे हैं, जो सोशल सेक्टर पे खर्च ना करके डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, वो भी कहीं ना कहीं लो लेवल पर जाएंगे। जैसे पाकिस्तान का उदाहरण लें, हालांकि मैं ये नाम भी नहीं बोलना चाहता, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान बोल दिया, मुंह धोना पड़ेगा। पाकिस्तान को देखो, अब उसकी स्थिति इतनी बेकार है, अब क्या पहले से ही वो डिफेंस पे खर्च कर रहा है, वो डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है, आर्मी पे खर्चा कर रहा है, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज पे खर्चा नहीं कर रहा है, वो एजुकेशन पे खर्चा नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे शानदार देश श्रीलंका, बहुत शानदार देश है, सोशल सेक्टर पे खर्चा बहुत करता है वो, और आप देखेंगे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, पॉपुलेशन कम है। तो एक बहुत अच्छा जो उदाहरण है। जरूरी नहीं कि आप अमेरिका जैसे बहुत बड़े होंगे, कनाडा जैसे बहुत बड़े क्षेत्र वाले होंगे तभी आप ह्यूमन डेवलप, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे देश कम इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं। मान लीजिए 100 रुपये आपकी जीडीपी है, आप 100 में से 50 इन दोनों पे खर्च कर देते हैं, जबकि कुछ देश 100 में से 80% खर्च कर रहे हैं आगे इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इकोनॉमिक सेक्टर पे। दो सेक्टर हैं, एक ये सोशल सेक्टर है, पता नहीं लाल से तुम्हें दिख रहा होगा या नहीं, मैं ब्लैक से ही लिख लेता हूं, ठीक है। तो सोशल सेक्टर है को क्या, एजुकेशन और हेल्थ। इकोनॉमी सेक्टर क्या होता है? इकोनॉमी सेक्टर है तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, थर्मल पावर प्लांट लगाना, ये सब क्या है? इकोनॉमी स्ट्रक्चर है। इकोनॉमी स्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना, तब वो क्या है? इकोनॉमी सेक्टर पे। तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप सोशल सेक्टर पे खर्च करेंगे, एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च करेंगे, तब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा। तो पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या आप एजुकेशन पे खर्च करते हैं, हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, या फिर इकोनॉमी सेक्टर पे खर्च कर रहे हैं? तो सीधी सी बात है, जो इकोनॉमी पे खर्च करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सोशल पे करेगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स में वो ऊपर आएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी, ये कैसे हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखिए कैसे, जहां पर सत्ता का हिंदी में क्या, स्थानांतरण, पावर ट्रांसफर आसानी से अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और सत्ता में कोई ना कोई रूलर रहे, समझ रहे कि नहीं, कि आपकी राजनीतिक व्यवस्था में कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव रहे, उस राष्ट्र अध्यक्ष बना रहे, ये नहीं कि और लंबे समय तक राष्ट्र अध्यक्ष बना रहे और लंबे समय तक बना रहे, ये आवश्यक है। ठीक है, जैसे 90s का दौर, जब भारत में आर्थिक संकट आया, तीसरा मोर्चा, मंडल आयोग, तो वहां पर आर्थिक संकट बन गया, 5 दिन में 5 प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो भारत में अगर इस भारत में क्या किसी भी देश में अगर राजनीतिक अस्थिरता रहती है तो वहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जैसे 5 ईयर प्लान, वो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म क्या, आप 2 साल, अगर 2 साल में 3 बार सरकार बदल गई तो 2 साल तक कोई पॉलिसी रन नहीं करेगी, दूसरी सरकार आएगी तो दूसरी पॉलिसी चेंज कर देगी, तो उस पॉलिसी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जिस देश में जनसंख्या ज्यादा है वहां पर आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और उसका रिजल्ट बहुत समय बाद दिखाई देता है। तो उन देशों में समस्या बनेगी जहां पर राजनीतिक अस्थिरता है, जहां पर राजनीतिक अस्थिरता है। तो राजनीतिक अस्थिरता आपको कहां पर लेकर जाती है, आपको पीछे लेकर जाएगी, आपके देश को बैकवर्ड कर देगी। जैसे फिर से पाकिस्तान, ओह माय गॉड, आज तो पाकिस्तान पे बहुत बात हो गई है। क्या मैं वीर रस का कवि बन चुका हूं या सनी देओल? चलिए पाकिस्तान का एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे राजनीतिक अस्थिरता उससे ज़्यादा कहीं दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मानसून आता है ना, हर साल मानसून आता है, तो वहाँ भी लोकतंत्र मानसून की तरह है, वहाँ भी लोकतंत्र ना मानसून की तरह आता है। जैसे हमारे यहाँ भाई इलेक्शन हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री चुनाव में हारे और हमारे मोदी जी आए, सिंपल सी बात है। इसको क्या कहते हैं हम, पावर ट्रांसफर। पावर ट्रांसफर कहां से हुई, मनमोहन टू नरेंद्र मोदी, यूपीए टू एनडीए। सिंपल सी बात है कि आप जो एक सर्टेन सीट चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, तो आपको ये सत्ता छोड़नी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान में क्या होता है, ठीक है हम हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं हटूंगा। यानी कि सत्ता का स्थानांतरण, पावर ट्रांसफर आसानी से नहीं होता। बांग्लादेश क्यों बन गया, इसीलिए तो बन गया। और भी ऐसा ही है, यही कारण है कि वहां पर जो डिसीजन है वो किसके हाथ में है, मिलिट्री के हाथ में। मिलिट्री पे पॉलिटिकल पावर है। ये इमरान खान तो ये सब केवल पुतले हैं, इनको चला कौन रहा है, मिलिट्री, मेजर, लेफ्टिनेंट। ठीक है ना। अब मुझे समझ में नहीं आता वो बिल्ले क्यों पहन रखे हैं। मैं देखता हूँ पाकिस्तान के इतने मोटे मोटे बड़े बड़े बिल्ले पहन रखे होते हैं। जंग इन्होंने एक भी नहीं जीती है, पता नहीं पबजी में जीती हो, क्या पता। पबजी में जीता ले तेरे को मेडल मिल जाएगा। खैर हम उन सब पे चर्चा नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनल रिलेशन पे बात नहीं करेंगे। तो राजनीतिक अस्थिरता अगर रहेगी तो भाई क्या होगा, डेवलपमेंट जैसा कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो राजनीतिक अस्थिरता आपको कहां ले जाती है, दंगों की तरफ, राइट्स की तरफ ले जाती है, और पॉलिसीज का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यू कांट गेट द बेनिफिट। ठीक है ना, पॉलिसी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और असामाजिक तत्व लगातार क्या करेंगे, आपके विकास के मार्ग में बाधा रहेंगे। तो जिन जिन देशों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखाई देगी, और अफ्रीका के देशों में हम यही देखते हैं कि कुछ कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम रहती हैं, एशिया के देशों में भी यही है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम रहेंगी, राइट्स होंगे, प्रोटेस्ट होगा। तो देखते हैं फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी वहाँ पर थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयर होती है, और फिर वो आपके देश के जो
कुल मिलाकर विकास की धारा है उसको तोड़ती है। तो भाई राजनीतिक स्थिरता और स्वच्छ राजनीति का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट, सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, जहां पर सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है, जहां पर सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है, जैसे इंडस्ट्री ज़्यादा है, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री यूनिट ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो वहां पर हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है। और अगर सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है तो यहां से जो पैसा आ रहा है तो हम उस पैसे को कहां लगा देंगे, कहां लगाएंगे, पब्लिक पॉलिसीज में। और पब्लिक पॉलिसी कहां जाएंगी, सीधा का सीधा पब्लिक पॉलिसी हमारे एचडीआई को क्या करेंगी, एचडीआई को बढ़ाएंगी, एचडीआई को अप करेंगे। तो जिन देशों के पास सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है, अब कुछ जैसे भूटान की हम बात कर रहे थे कि वे पर्सन है, उन्होंने जीएनपी लगे, लेकिन उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है। नेपाल सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है क्योंकि उनके पास ना इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट हो पा रहा है। अफ्रीका के देशों में क्या है, इंडस्ट्रीज हो नहीं पा रही, नेचुरल रिसोर्सेज हैं मगर इंडस्ट्रीज नहीं है, अर्बनाइजेशन नहीं है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी हो जाए, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो जाए तो उनके पास रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज होने के साथ साथ उस टेक्नोलॉजी से वो प्रोसेसिंग करेंगे और उसको हम मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड, सर्विस सेक्टर कितना है। तो भाई आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम का नेचर क्या है। अगर वो सोर्स ऑफ इनकम आपके पास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप अच्छी स्थिति में होंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी आप ऊपर आएंगे अगर सोर्स ऑफ इनकम अच्छे हैं। ठीक है, और क्या फैक्टर्स हैं, देखिए आप जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर के यानी कि रैंक 1 2 3 4 9 10 तक जो भी हैं, ठीक है, वहां पर सोर्स ऑफ इनकम बहुत सही है। स्विट्जरलैंड आप देखेंगे, आप स्विट्जरलैंड का 90% जो लैंड है ना वो कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी है। क्या है, कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी, यानी कि माउंटेन ही माउंटेन है, ग्लेशियर, माउंटेन, उबड़ खाबड़, वहां इंडस्ट्रीज आप बना ही नहीं सकते, बड़े प्लांट लगा ही नहीं सकते। तो उन्होंने उस फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग अपनी इंडस्ट्रीज को बनाया, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए। आप देखिए टूरिज्म वहां पर क्या कहते हैं डेवलप किया, वहां पे फुटलूज इंडस्ट्री डेवलप की, वहां पर स्विस बैंक के स्थापना वगैरह की है। ठीक है ना, वहां पे स्विस बैंक, मतलब वहां पर जैसे हमारे यहाँ परचून की दुकान हर मोहल्ले में है, आप स्विट्जरलैंड में जाएंगे तो आपको हर एक मोहल्ले में एक बैंक ऐसा मिल जाएगा, हर मोड़ पर एक बैंक मिल जाएगा, स्विस बैंक। ठीक है, तो 3-4 चीज़ों के लिए मशहूर है। वॉचेज़ वहाँ पर देखिए सबसे महंगी और सबसे शानदार और हाईएस्ट क्वालिटी की वॉचेज़ बनती हैं, वही फुटलूज इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। चिप, माइक्रोचिप्स, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ों को उन्होंने बनाया, सोर्स ऑफ इनकम बनाया। ठीक है, तो जहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है और सोर्स ऑफ इनकम के तरीके वहाँ पर अगर बन रहे हैं तो आप के पास पैसा होगा और पैसे से आप पब्लिक पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आ सकते हैं। जहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वो नीचे ही आएगा। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन पर आ जाइए, ये सीधा का सीधा एक ही वर्ड पर निर्धारित है, पब्लिक पॉलिसीज़। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर आपको ऊपर आना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जहां ज्यादा है वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वल है, यानी कि सबको बराबर, मतलब देखिए बराबर तो बिल्कुल बराबर तो कतई नहीं हो सकता। आप कहें कि एक देश ऐसा हो जहां पर सभी लोगों की इनकम एक जैसी हो, ये आइडल है, ये रोमांटिसिज्म है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अंतर कम हो जाए कि भाई एक 1 लाख कमा रहा है तो हाईएस्ट अगर 1 लाख है तो लोएस्ट 80,000 हो, 70,000 हो, तो देयर इज जो गैप है वो कहीं ना कहीं कम हो, वो हो सकता है। तो आप देखेंगे अब वो कम कैसे होगा कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख की नौकरी, 1 लाख सैलरी अगर ले पा रहा है तो हमें ऐसे ही बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी जो हर एक को प्राप्त हो सके, उसको स्किल डेवलप कर सकें, स्किल डेवलप के साथ साथ हम उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकें।
ठीक है, एक चीज तो ये है। दूसरा क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जो भी आपकी ग्रोथ आ रही है, ठीक है, यहां पर जो भी आपकी ग्रोथ, एक तो पब्लिक पॉलिसीज है, इसका क्या है, एक पब्लिक पॉलिसी है। दूसरा क्या है, आप ग्रोथ को डिस्ट्रीब्यूट करें। क्या करें, आप ग्रोथ को डिस्ट्रीब्यूट करें इक्वली ग्रोथ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें हम। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, फर्स्ट लेक्चर आप देखें तो मैंने क्या कहा, ग्रोथ क्या है, वो ये गाना बताया था ना, इश्क होता नहीं सभी के लिए, ये बना है किसी किसी के लिए। तो वैसे ही है, ग्रोथ भी सभी के लिए नहीं होती है, वो किसी किसी के लिए होगी, लेकिन हमें उस ग्रोथ को सभी के लिए देना है, सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तभी तो इक्वल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पाएगा। तो भाई जिस देश में पब्लिक पॉलिसी के थ्रू कह लो या किसी और मीन के थ्रू कह लो, किसी और मोड के थ्रू कह लो, जिसने अपने रिसोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब वो आप एम्प्लॉयमेंट देकर कर दें, पब्लिक पॉलिसी से करें, रोजगार देकर, मैंने बता दिया करें, या उनको एंटरप्रेन्योरशिप देकर करें, किसी भी तरीके से करें, लेकिन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं, ग्रोथ को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं। और ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, इसका एक मोड क्या है, इसका एक मोड है पब्लिक पॉलिसी से। इसका मोड क्या है, इनकम टैक्स, ठीक है ना। अगर आप ये कर पा रहे हैं, अगर आप रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तब आपका देश या कोई भी देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे ऊपर आएगा। जहां पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन बना रहेगा, जहां पर असमान वितरण बना रहेगा, कुछ ही लोगों तक रिसोर्स अगर पहुंचेगा, वहां वो देश ही नहीं बन पाएगा, वह देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कुछ को मिला और बहुतों को अगर नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला और बहुतों को अगर नहीं मिला, तो आप जब एवरेज लगाएंगे तो क्या आएगा, कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, मैंने पहले ही बताया, एवरेज है, ठीक है। तो आपको रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। आपको बताएं, एक फैक्ट बताता हूं मैं आपको, बहुत क्या है, रोचक तथ्य और इससे जुड़ा हुआ। इस दुनिया में 100% रिसोर्स हैं, ठीक है। इस 100% रिसोर्स में 80% रिसोर्स, ध्यान से, 20% पॉपुलेशन के पास है, और 20% रिसोर्स 80% पॉपुलेशन के पास है। यह फैक्ट याद रखना हमेशा। 100% रिसोर्स हुए, ये रिसोर्स हो गए 100%, ये 100% पॉपुलेशन हो गई। 80% रिसोर्स 20% पॉपुलेशन के पास, 20% रिसोर्स 80% पॉपुलेशन के पास। तो भाई कहने का मतलब क्या है, यही है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। भारत अमीर लोगों का गरीब देश है, समझ गए, अमीर लोगों का गरीब देश है, यानी कि भारत में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। क्या ही है, कैपिटलिस्टिक, इंडस्ट्रियलिस्टिक, ठीक है, जो करोड़ों और अरबों में कमा रहे हैं, और क्या ही है जो 100, 150, 50 रुपए पर डे कमा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप है। क्यों गैप है, क्यों है ज्यादा गैप, ये नहीं हो पाया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाया, तो ये कारण है, ठीक है ना। तो ये फैक्टर थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रभावित करने वाले, यानी कि हम हमेशा बोलते हैं कि कम और ज्यादा क्यों है। इसके बाद एक अदर्स भी है, अन्य कारण भी हो सकते हैं। अन्य कारण आप लगा सकते हैं जैसे कि करप्शन, भ्रष्टाचार है, ठीक है। आप क्या क्या हो सकता है, जैसे भ्रष्टाचार हो सकता है। जिन देशों में भ्रष्टाचार ज़्यादा है वो HDI में हम देखेंगे कम है, क्योंकि सारा पैसा वही है कि कुछ लोगों तक ही सीमित हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि भाई प्राकृतिक संसाधन, क्या है, प्राकृतिक संसाधन। तीसरा क्या है, पब्लिक पॉलिसीज कैसी हैं। तो अन्य कारण में ये सारे के सारे रीजंस आ सकते हैं। तो आप एक अलग से पॉइंट बनाकर 3-4 पॉइंट्स अदर्स में भी लिख सकते हैं।
तो ये लेक्चर, थर्ड लेक्चर ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ, और इसी के साथ आपका फोर्थ चैप्टर भी समाप्त हुआ। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों लेक्चर का इस चैप्टर से रिलेटेड लिंक दे रखा है। 2 लिंक और मिलेंगे। एक लिंक आपको मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की पूरी लिस्ट, यूएनडीपी का ऑफिशियल वेबसाइट 2019 का डाटा, ठीक है। इसके अलावा आपको मेरा ब्लॉग का लिंक मिलेगा, जिस ब्लॉग में मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में हमेशा आते हैं और उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, वह आप असाइनमेंट के तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से को, अपने भाई बहनों को, अपने नोन पर्सन्स को ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।